कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक सीन को दिखाते हुए, जहां एक सीरियल किलर अपनी कार से एक लाश निकालकर एक गड्ढा खोदता है और उस लाश को काट के उसी गड्ढे में दफना देता है। लेकिन वो कातिल कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, ये हमें नहीं बताया जाता। अब इस खौफनाक सीन के बाद हमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो सड़क पर खड़ा होकर गुजरती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और लोग उसे मुसीबत में देखकर भी अनदेखा करके चले जाते हैं। जैक इन सब से निराश होकर पैदल ही चलने लगता है। तभी सामने से एक कार आकर अजीब तरह से साइड में बंद होती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की अंदर झगड़ रहे होते हैं। ये देखकर जैक तुरंत दौड़कर पास जाता है और गुस्से में उस लड़के को पकड़कर बाहर खींच लाता है। लेकिन वो लड़का गुस्सा करने लगता है कि ये लड़की बिल्कुल पागल है, अगर तुम्हें शौक है तो तुम ही इसे संभालो। ये कहकर वो गुस्से में कार लेकर वहाँ से चला जाता है। लड़के के जाते ही वो लड़की जैक को अपना नाम वेरोनिक बताती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जैक अपना नाम बताकर कहता है, मैं थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और मुझे घर जाना है। फिर दोनों सड़क किनारे बैठकर फिर से लिफ्ट मांगने लगते हैं, लेकिन इस बार भी कोई गाड़ी नहीं रुकती। इस दौरान दोनों में बातचीत होती है, जिससे उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन एक भी गाड़ी नहीं रुक रहा था, जिससे परेशान होकर जैक कहता है, ये लोग मुसीबत में देखकर भी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। वेरोनिक जवाब देती है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर असल रीजन ये है कि यहाँ एक सीरियल किलर घूमता है और इस सुनसान जगह से लोगों को उठाकर रातों रात गायब कर देता है। पर ये सच्चाई है या कोई अफवाह, ये मुझे नहीं पता, और इसी वजह से शायद कोई हमें लिफ्ट नहीं दे रहा है। ऐसे ही बातें करते करते समय बीतता है और रात होने लगती है, पर उन्हें लिफ्ट नहीं मिलती, इसलिए मजबूरन दोनों यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। आग जलाकर दोनों पास में बैठते हैं और अपने बारे में बातें करने लगते हैं। वेरोनिक कहती है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और ये पूरी दुनिया घूम कर देखना चाहती हूँ। फिर एक पेपर निकालकर जैक को अपने साइन दिखाती है और कहती है, आजकल मैं इस तरह की साइन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर हंसकर बोलती है कि देखने में तो तुम भी ट्रैवलर लगते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई बैग वगैरह क्यों नहीं है। जैक जवाब देता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा बैग और सारे पैसे ट्रेन स्टेशन से चोरी हो गए थे। अब मेरे पास सिर्फ मेरा पासपोर्ट बचा है और उसी के सहारे बस घर लौटने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अगली सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वेरोनिक पास नहीं होती। वो उसे ढूंढने निकलता है और देखता है कि वो पास के तालाब में नहा रही है। वेरोनिक हंसते हुए जैक को भी बुलाती है और दोनों साथ में नहाने लगते हैं। इस बीच दोनों काफी सारी बातें करते हैं और फिर अचानक वेरोनिक जैक के पास आकर एक किस कर लेती है और उसी हालत में जैक के सामने ही वो तालाब से बाहर निकलती है। इसके बाद वो फिर से सड़क पर आते हैं और लिफ्ट मांगना शुरू करते हैं और तभी एक कार रुक जाती है। उस कार में ग्रिजार्ड नाम का एक आदमी था जो उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों वेरोनिक को ग्रिजार्ड के कार से जाना अच्छा नहीं लग रहा था और वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। फिर भी दोनों ग्रिजार्ड की कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में ग्रिजार्ड पूछता है, तुम दोनों कहाँ जाने वाले हो। तो जैक कहता है, हम दोनों ट्रैवलर हैं, लेकिन फिलहाल अपने घर जाना चाहते हैं। तभी अचानक कार के सामने कोई चीज पड़ जाता है तो ग्रिजार्ड कार रोक कर देखता है तो पता चलता है कि एक गिलहरी मारी गई है। पर ग्रिजार्ड खुश होने लगता है कि मुझे गिलहरी की सूप बहुत पसंद है, ये कहकर उसे कार में ले लेता है। जैक को अजीब लगता है कि गिलहरी की सूप भला कौन पीता है। इसके बाद वो फिर से निकल पड़ते हैं। ग्रिजार्ड कहता है, तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो, वैसे भी थोड़ी देर में रात होने वाली है और मेन रोड तक पहुंचने के लिए शायद तुम्हें लिफ्ट भी ना मिले। मेरा घर पास में ही है, अगर चाहो तो आज रात वहीं रुक जाओ और कल मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। वेरोनिक मना करती है, पर जैक कुछ सोचकर इस ऑफर को मान लेता है और फिर दोनों ग्रिजार्ड के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ ग्रिजार्ड की वाइफ मैरी उनका स्वागत करती है। उनका घर काफी बड़ा था, लेकिन वेरोनिक को अभी भी अनकंफर्टेबल लग रहा था। इसके बाद ग्रिजार्ड की वाइफ जैक को उसका रूम दिखाती है और वेरोनिक का रूम ग्रिजार्ड दिखाने ले जाता है। लेकिन कमरे में ग्रिजार्ड की वाइफ जैक से कहती है कि तुम यहाँ आराम से रहो और मुझे मैरी कहकर ही बुलाना। ये सब बताते हुए उसकी हरकतें अजीब सी होने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैक के करीब होना चाहती है और फिर अचानक उसे गले से लगा लेती है। जैक को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वो भी उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद वो जैक से कहती है, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वो चली जाती है। तभी उसकी नजर कमरे में रखी एक बॉक्स पर पड़ती है। बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें ग्रिजार्ड की फैमिली की पुरानी तस्वीरें होती हैं और उसमें 2 बच्चों की फोटो भी थी, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। जैक सोचता है शायद ये ग्रिजार्ड के बच्चे होंगे, लेकिन उसे अजीब भी लगता है क्योंकि घर में अब तक उसने किसी भी बच्चे को नहीं देखा था। इसके बाद वो नहाता है, पर बाहर निकलते ही वेरोनिक भी नहाने के लिए आती है क्योंकि उसके रूम में बाथरूम नहीं था।
पर वेरोनिक इतनी कैजुअल होती है कि उसके सामने ही कपड़े उतारकर बाथरूम में नहाने जाती है। जैक को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि उसने पहले तालाब में भी ऐसा ही किया था। वो कहता है, इतना भी कैजुअल होना ठीक नहीं है। अचानक मेरे इरादे गलत हो गए तो तुम क्या करोगी? वेरोनिक कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो। इसके बाद डिनर टेबल पर सब लोग साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। बातचीत के दौरान ग्रिजार्ड कहता है, मेरी वाइफ इंग्लैंड से है। एक सफर के दौरान हमारी मुलाकात हुई और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद ग्रिजार्ड सीरियल किलर का भी बात करने लगता है कि वो किस तरह बेरहमी से लोगों को मारता है। ये सुनकर मैरी घबरा जाती है और अचानक टेबल छोड़कर चली जाती है। फिर ग्रिजार्ड उन्हें समझाता है कि मैरी थोड़ा सेंसिटिव है, पर तुम दोनों डिनर कंटिन्यू रखो। अब डिनर के बाद जैक वेरोनिक से बात करने उसके कमरे में जाता है, लेकिन वो बाहर खड़ी सिगरेट पी रही होती है तो जैक भी उसे ज्वाइन करता है। वेरोनिक अपने बारे में बताती है कि मेरा एक भाई था और हम दोनों बचपन में अक्सर एक साथ खेलते थे, पर एक दिन खेलते खेलते वो बहुत दूर चला गया और उस पर एक ट्रैक्टर चढ़ गया। उस हादसे को मैं आज तक नहीं भुला पाई, लेकिन इसके लिए मेरे मॉम डैड आज तक मुझे ही उसकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। इतना कहकर वो दुखी हो जाती है। तभी जैक उसे प्यार से किस कर लेता है और वेरोनिक को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों अपने अपने कमरों में लौट जाते हैं। लेकिन कमरे में जाते वक्त जैक देखता है कि ग्रिजार्ड हॉल में बैठकर ड्रिंक कर रहा है। वो उसके पास बैठता है और आज रात उन्हें सहारा देने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। फिर वो कहता है कि कल सुबह मुझे और वेरोनिक को निकलना होगा। ग्रिजार्ड कहता है, शायद तुम्हें एक दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर बारिश शुरू हो जाए तो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेती, पर कल तक मौसम ठीक हो जाए तो निकल सकते हो। इस दौरान जैक हिम्मत करके पूछता है कि फोटो में वो बच्चे क्या आपके हैं? ग्रिजार्ड साफ साफ कह देता है कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। ये सुनकर जैक मन ही मन सोचता है, फिर बॉक्स में बच्चों की वो फोटोज किसकी थी? इसके बाद वो किचन में पानी पीने जाता है, लेकिन वहाँ पहले से मैरी कुछ काम कर रही होती है और जैक को देखकर वो फिर से पहले के जैसे अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन जैक ज्यादा बात किए बिना अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आधी रात को जैक जब गहरी नींद में होता है तभी चुपके से वेरोनिक उसके कमरे में आ जाती है और उसे किस करने लगती है। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन एक लड़का ऐसी सिचुएशन में कब तक खुद को रोक के रखेगा, जल्द ही वो अपना काबू खो देता है। वही पास के कमरे से मैरी उनकी आवाज सुनकर जाग जाती है, लेकिन इधर जैक को लग रहा था कि वेरोनिक उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। इस दौरान बाहर हम किसी को देखते हैं जो कार से एक लाश निकालकर घसीटते हुए दफनाने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद जैक को बाहर से कार की आवाज सुनाई देती है तो देखता है कि ग्रिजार्ड कहीं से आकर अपना गाड़ी पार्क कर रहा है, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि शायद ग्रिजार्ड कोई जरूरी काम से आ रहा होगा। फिर अगली सुबह होती है तो जैक के पास वेरोनिक नहीं थी। अब मौसम भी साफ हो चुका था, इसलिए वो जाने की तैयारी करता है। फिर वो वेरोनिक को लेने उसके रूम में जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, पर उस रूम में बहुत सारे मास्क पड़े हुए थे और एक ड्रॉर में उसे ड्रग्स की इंजेक्शंस भी मिलते हैं। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि घर में इतने सारे मास्क का क्या काम हो सकता है और यहाँ ड्रग्स आखिर कौन लेता होगा। फिर जब दूसरे रूम में चेक करने जाता है तो वहाँ ग्रिजार्ड आकर कहता है कि वेरोनिक तो सुबह होते ही यहाँ से चली गई। जैक हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है, कल रात को ही हमारी बात हुई थी। उसे यकीन नहीं होता और वो घबराकर पूरे घर में वेरोनिक को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी ग्रिजार्ड उसे एक लेटर देकर कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वेरोनिक जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़ा था। जैक जल्दी से लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो जल्दी निकल गई। ये पढ़कर जैक को लगता है कि शायद वेरोनिक सच में चली गई है। फिर ग्रिजार्ड कहता है, अब तुम्हें भी निकल जाना चाहिए और आज मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है। जैक निराश होकर पैदल ही निकल पड़ता है और उसे वेरोनिक के साथ बिताए हुए एक एक पल याद आने लगता है, पर चलते चलते उसकी नजर लेटर की हैंडराइटिंग पर जाती है। तभी उसे याद आता है कि उस रात वेरोनिक ने अपने साइन की हुई एक पेपर उसे दी थी। उस पेपर को निकालकर जब हैंडराइटिंग मैच करता है तो उसका शक पक्का हो जाता है कि वेरोनिक कहीं नहीं गई और ग्रिजार्ड झूठ बोलकर कोई गेम खेल रहा है। लेकिन तभी अचानक कोई उसके गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। होश आने पर वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। सामने एक बूढ़ा आदमी था जो मरे हुए जानवरों को काटकर उनका सूप बना रहा था। फिर वो आदमी उसकी मुंह की पट्टी हटाकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए सूप तैयार है। जैक घबराकर कहता है, तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी उसकी आंखों में देखते हुए एक कैंची निकालता है और उसकी पैर की उंगली काटने की धमकी देते हुए कहता है, अगर सूप नहीं पिया तो एक एक करके तेरी उंगलियां काट दूंगा। डर के मारे जैक मजबूरी में वो गंदा सूप पी जाता है, जिस दौरान वो उसकी फोटो खींच लेता है और कहता है, मेरा नाम डेलैक्रो है और इसके आगे तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर से उसके हाथ और मुंह पर टेप लगाकर
उसे अपने ट्रक में ले जाता है। जैक को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाहता है। इस दौरान डेलाक्रुआ फिर से उसे इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी उसे कुछ काम याद आता है तो वो अंदर चला जाता है। यही मौका देखकर जैक ट्रक में पड़ी एक कील से अपने हाथों की टेप काट लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। डेलाक्रुआ वापस आकर देखता है कि जैक भाग चुका है तो फौरन ट्रक लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वही जैक भागता हुआ सीधे ग्रिजार्ड के घर तक पहुंचता है और बाहर से ही देखता है कि ग्रिजार्ड और मैरी किसी बात पर झगड़ते हुए निकलते हैं और फिर कुछ सामान लेकर कार से कहीं चले जाते हैं। पर उनकी बातचीत से पता चल रहा था कि वो जैक और वेरोनिक के बारे में ही बात कर रहे थे। और जैसे ही वो दोनों निकलते हैं, जैक धीरे धीरे घर में आ जाता है और हर कमरे में वेरोनिक को ढूंढने लगता है। उसे यकीन था कि उन्होंने वेरोनिक को यहीं कहीं छुपा रखा है और ढूंढते ढूंढते आखिर एक कमरे में जाने के बाद उसे वेरोनिक मिल जाती है। जैक तुरंत उसके हाथ पैर खोलता है और फिर दोनों फौरन वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बाहर से ग्रिजार्ड की कार की आवाज आती है। पर उनके अंदर आने से पहले वेरोनिक वहां से एक हथौड़ा और जैक एक बंदूक उठा लेता है और उनके अंदर आते ही दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और जल्दी जल्दी एक कार लेकर भागने लगते हैं। पर वो दोनों ऊपर से उन्हें देख लेते हैं और जल्दी आकर दूसरे कार से उनका पीछा करने लगते हैं। जैक तेजी से कार चलाने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल उनके करीब पहुंच जाते हैं और बार बार उनकी कार को टक्कर मारने लगते हैं। इस दौरान वेरोनिक बंदूक लेकर उनको गोली मारने की कोशिश करती है और इसी अफरा तफरी में अचानक उनकी कार एक्सीडेंट हो जाती है। जैक बुरी तरह घायल हो जाता है पर वेरोनिक को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो जल्दी से जैक को लेकर वहां से दोनों भाग जाते हैं। लेकिन ग्रिजार्ड और मैरी उनका पीछा करना जारी रखते हैं और एक जगह पर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो दोनों किसी तरह वहां से भी बच निकलते हैं और पास के एक फार्म हाउस में जाकर छिप जाते हैं। अब जैक ज्यादा घायल होने की वजह से कमजोर पड़ने लगता है और वेरोनिक उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर डेलाक्रो भी आ पहुंचता है जिसने जैक को किडनैप किया था। वेरोनिक उस पर बंदूक तान देती है पर वो बिल्कुल भी नहीं घबराता और कहता है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये फार्म हाउस मेरा है। तभी वेरोनिक अचानक गिर जाती है और जैक के हाथ में बंदूक चला जाता है और वो डेलाक्रो को धमकी देता है कि आगे बढ़ोगे तो जान से जाओगे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं वैसा नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। तभी पीछे हटते वक्त उसका पैर फिसलता है और एक लोहे की रॉड उसके सीने के आर पार हो जाती है। अब वेरोनिक उठकर जैक के पास आती है लेकिन जैक की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वेरोनिक डेलाक्रो के पास जाती है जहाँ वो तड़पते हुए मदद मांग रहा था। लेकिन वेरोनिक देर किए बिना एक चाकू उठाकर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद ग्रिजार्ड और मैरी को देखते हैं जो उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वेरोनिक ग्रिजार्ड को डैड कहकर पुकारती है और कहती है, मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। और यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। असल में वो खतरनाक सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि वेरोनिक ही थी। शुरुआत से ही उसने जैक को सब कुछ झूठ बोला था, यहाँ तक कि उसकी भाई की मौत की कहानी भी झूठी थी। हकीकत ये थी कि बचपन में जब उसके भाई ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया तो गुस्से में उसने अपने भाई को ही मार दिया था। तब से उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी और लोगों को मारकर उसे एक अजीब सी सुकून महसूस होने लगी। वेरोनिक अपने माँ बाप की इकलौती संतान बची थी, इसलिए उन्होंने उसे कभी भी जेल नहीं भेजा बल्कि उसे बचाने के लिए लाशों को दफनाते रहे। लेकिन जब वेरोनिक की हैवानियत हद से बढ़ गई तब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। इसलिए वो पहले एक लड़के के साथ भागी थी और दूसरी बार जैक उसे बचाकर ले गया था। ग्रिजार्ड मजबूरी में चुप रहा और उसने जैक को बचाने के लिए ही डेलाक्रुआ से किडनैप करवाया था ताकि वेरोनिक से दूर होकर जैक बच सके। लेकिन अब ग्रिजार्ड थक चुका था। वो अपनी बेटी से कहता है, कब तक हम तुम्हारे क्राइम को छुपाते रहेंगे? तुमने आज फिर से एक अच्छे आदमी को मार डाला। लेकिन वेरोनिक बाज नहीं आती और वो कहीं दूर भाग जाना चाहती है। इसी बीच जैक बंदूक लेकर वहां पहुंचता है और वेरोनिक को बचाने की कोशिश करता है। वेरोनिक तुरंत उसके साथ खड़ी हो जाती है और तभी मैरी जैक को सच्चाई बताने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले वेरोनिक अपनी माँ पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर अपने डैड के मुंह पर भी टेप लगा देती है ताकि वो जैक को कुछ न बता सके। ग्रिजार्ड चिल्लाता रहता है पर जैक उसे ही सीरियल किलर समझता है। अब जैक समझ रहा था कि वो दोनों सेफ हो गए हैं और फिर वो कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। जैक खुश था कि अब हम उस सीरियल किलर से बच निकले हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि वो अपनी मौत के साथ ही सफर कर रहा है। वेरोनिक ड्राइव करते हुए मुस्कुराती है और धीरे धीरे उसका हाथ कार में पड़े चाकू की ओर बढ़ता है, क्योंकि इसी चीज से ही उसको सुकून मिलती है। यानी अब जैक की मौत कब होगी ये वेरोनिक के साइको माइंडसेट पर ही डिपेंड करेगी।